तो हेलो बेटा, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 9 साइंस लेसन फर्स्ट यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पर आधारित हमारा सिलेबस है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी हेडिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये तो पता नहीं वीडियो आप किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं हम सीधे से जो है अपने चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक। इसमें हम जो है हमारे सामने आए दिखाई गई हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें पहली हेडिंग तो परिचय क्या है। परिचय का मतलब ये हुआ कि हम कौन कौन से पदार्थों को अपने आसपास देखते हैं या देख सकते हैं, और वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। यानी कि स्थान घेरेगा और द्रव्यमान होगा, क्या कहलाएगा बेटा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। गुण क्या है मुख्य इसके? तो इनमें द्रव्यमान होता है और इनका आयतन भी होता है। द्रव्यमान होता है तो इनका क्या होगा? आयतन होगा। क्या होगा बेटा? आयतन होगा। यहाँ पे एक खास बात दी गई है जिसको हम लोग नोट समझ के पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में बोला गया है। पंचतत्व क्या है? तो पंचतत्व किसे कहते हैं? पंचतत्व जो है हमारे, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व से बना शरीरा। तो क्षितिजल पावक गगन और समीर, समीर बोला गया वायु को। ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। गगन बोला गया आकाश को, जल बोला गया है, इसको बेटा बोला गया है जल पानी, क्षिति पृथ्वी को। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ठीक है। तो बात तो बेटा समझ में आ गई। तो पहले जो बताया जाता था कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ पंच तत्व से बना होता है। यानी कि ये भी सुना होगा कि हम सबका शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जो 5 तत्व है वो यही है जिनके बारे में लोग पहले बातें किया करते थे कि ये जो है इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। उनका मानना यह था कि अग्नि में भी हमारा सबका शरीर समा जाता है, भूमि में भी समा जाता है, वायु में भी विलीन हो जाता है, जल में भी विलीन हो जाता है, आकाश में भी चले जाता है। जो हमारे शरीर में मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इन्हीं 5 चीजों में जाकर के समाहित हो जाते हैं। तो इसी धारणा को मानते हुए लोग पहले कहते थे कि इन्हीं पंच तत्व से हमारा सबका शरीर बना हुआ है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहा गया है? तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है बेटा? तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करें ना हम, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया इसको कितने भागों में बेटा? 2 भागों में बांटा है। ठीक है। अब 2 भागों में जो बांटा है वो कौन कौन से 2 भाग हैं, ध्यान समझो। पहला है हमारा भौतिक अवस्था। क्या बेटा? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि जिसमें हम वस्तु को उसकी कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं। अब इसकी जैसे ठोस है तो इसकी कंडीशन क्या है? कठोर, ठोस, है ना। दूसरी है द्रव यानी कि तरल, बहने योग्य। तीसरी गैस यानी कि गैसीय फॉर्म में। तो 3 जो अवस्थाएं हैं, अवस्था मतलब इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी हालात क्या है, स्टेज क्या है। जैसे अवस्था मतलब कहते भैया बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, है ना। तो 2-3 अवस्थाएं हम सबके आयु में बताई गई हैं। तो वैसे जो है पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक। जिसको हम देख सकते हैं आसानी से, कोई भी वस्तुएं रखी हम देख करके छू करके बता सकते हैं कि भाई ये ठोस है या लिक्विड है या फिर गैस है। गैस को छू करके तो नहीं बता सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना। अच्छा, अब बात आती है रासायनिक संगठन की।
तो रासायनिक संगठन होते हैं कितने? 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार के मिश्रण कौन कौन से हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब इस हेडिंग के अंतर्गत अगर बात करते हैं कि भैया पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है। पहला कौन सा है? रासायनिक सॉरी भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। और दूसरी जो है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर मतलब शुद्ध द्रव्य और मिश्रण के रूप में। तो शुद्ध द्रव्य में 2 लोग हैं, कौन कौन से? तत्व और यौगिक। मिश्रण में 2 लोग हैं, कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इतनी बात बेटा कंप्लीट हो गई। चले आगे। ओके, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप पदार्थों का क्या है? भौतिक मतलब जो हम चीजें उपभोग कर रहे हैं, भौतिक संसाधन, भौतिक व्यवस्थाएं, जो हम चीजें गाड़ी, मोटर, ट्रक, कार, बस, स्कूटर, पेन, मोबाइल, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन है। ठीक है। जल में है ना, एक बूंद, जल की एक बूंद में 10 की पावर 21 यानी 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 क्या होते हैं? कण होते हैं। बात समझ में आई? याद रखना, क्या होते हैं? कण होते हैं। और सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? कणों से मिलकर बनी हुई। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं भैया कि पदार्थ के कणों के लक्षण क्या है? पदार्थ के कणों के लक्षण क्या है? इनके गुण बताइए। अभिलाक्षणिक गुण क्या है भाई? तो अभिलाक्षणिक गुण क्या है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इनका कि अत्यधिक छोटे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। बहुत सूक्ष्म कणों यानी कि हम लोग पीछे भी पढ़ के आए तो क्या बताया गया है कि पदार्थ अधिक आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। रिक्त स्थान की बात करें तो कणों के बीच खाली जगह होती है। कणों के बीच क्या होती है? खाली जगह होती है। जब 2 या 3 कण आपस में संयोग करते हैं या फिर दूसरे, परस्पर मतलब एक दूसरे से, ठीक, जैसे मान लो माँ बाप क्या है? बेटे पर, बेटियों पर निर्भर होता है, और बेटा बेटी किस पर होते निर्भर? माँ बाप। तो क्या इसको कहेंगे? पारस्परिकता। ठीक है। परस्पर आकर्षण यानी एक दूसरे के प्रति आकर्षण पाया जाता है, यानी एक दूसरे को खींचते हैं, बंधे रहते हैं एक दूसरे से। तो कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग कहते हैं रिक्त स्थान का प्रमाण। रिक्त स्थान का प्रमाण का मतलब हुआ कि अभी जो यहाँ पे बताया था हमने कि इनके जो है 2 कणों के बीच खाली जगह होती है। इस खाली जगह को हम कैसे सिद्ध करें, हम कैसे प्रूफ करें कि जो है खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है? तो जब हम भैया पानी में नमक, चीनी या पोटेशियम परमैंगनेट घोलते हैं तो वे पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। यही कारण है कि पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। यानी एक गिलास पानी लेने पर अगर उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो पानी का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो उतना ही बना रहेगा। तो भैया अच्छी बात है, बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है नहीं बदल सकता है? आप लोग बताओ कमेंट में भाई। ठीक, देखते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो एक चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि पदार्थ जो होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तो यहाँ पे क्या इन्होंने समझाया, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा अगर समझ में आ जाए तो। द्रव्य तीनों अवस्था में रह सकता है, बर्फ, जल और वाष्प, यानी कि जल वाष्प। और एक ही द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन जो है अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है।
ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसकी? ठोस पदार्थ। ठीक। परिणाम क्या निकलता है कि अणुओं की बंधन ऊर्जा जो स्थितिज और ऊर्जा के कारण होती है उसमें कमी आ जाती है, जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? ये पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है। जब ये अनियमित गति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं जो हैं वो आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब क्या कहते हैं? तो तीन अवस्थाएं बेटा जो हमारे सबके पास हैं वो ये हैं। ठीक। तीन अवस्थाएं। तीन अवस्था कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ये ठोस, द्रव और गैस जो हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस को। ठोस के सारे लक्षण, ठोस की परिभाषा, ठोस के अणुओं के लक्षण, ठोस के जो भी मुख्य हेडिंग है इनके अंतर्गत आते हैं, इनके करेक्टर के, वो निश्चित रहेगा। लेकिन आकार उसका जिस बर्तन में डालोगे उसी के तरीके के बनने की कोशिश करेगा। आकार यानी कि बदल जाएगा। अगर गैस की बात करें तो भैया इनके दोनों जो हैं निश्चित नहीं होता। ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, यानी कि ये घट बढ़ सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये तापमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व की। तो ये घनत्व की क्या बात है? घनत्व कहते हैं कि भैया घनत्व और तरलता। तो भैया ठोस, ठोस तो ठोस है, उसमें तरलता का कोई चांस ही नहीं बनता। तरलता मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो ये बह बिल्कुल नहीं सकते हैं। लेकिन इनका जो घनत्व है वो घनत्व गैस और द्रव के अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। इनका घनत्व अधिक होता है और ये बह नहीं सकते, तरल नहीं बोला जाता, ये तरल नहीं होते हैं। कौन? ठोस। अब वहीं पर अगर द्रव की बात कर ले तो द्रव क्या होते हैं? द्रव भैया ठोस के अपेक्षा इनका घनत्व थोड़ा सा कम होता है। क्या घनत्व थोड़ा सा कम होता है? अभी घनत्व के बारे में बात करेंगे। घनत्व क्या है, घनत्व किसे कहते हैं। और ये बह सकते हैं लेकिन ये बह नहीं सकते हैं। ठोस नहीं बह सकते हैं और द्रव बह सकते हैं। घनत्व और तरलता, इनका घनत्व बहुत कम होता है और ये तरल भी होते हैं। गैस क्या होते हैं? तरल होते हैं। जो हमारे सबके घर में एलपीजी सिलेंडर यानी कि गैस एलपीजी यूज की जाती है, जो सिलेंडर में गैस भरी होती है किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। जिसमें लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो हमें जलीय जल की तरह जो है देख सकते हैं या दिखाई देती है। अगर ट्रांसपेरेंट पाइप लगी होती है हमारे गैस सिलेंडर से और गैस चूल्हे यानी बर्नर तक, तो उस पाइप में गैस जाते हुए हमें नजर भी आती है। कभी भी देख सकते हो अपने घर पे अगर होगी ऐसी पाइप ट्रांसपेरेंट तब। ठीक है। तो घनत्व की बात करें गैस का तो भैया दोनों में बहुत कम होता है। इनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है और ये सभी तरल होते हैं। गैस कोई भी है वो क्या होगी? तरल होगी। अब तीसरी बात आती है कि भैया ऊष्मा और संपीड़न क्या है। और संपीड़न किसे कहते हैं? संपीड़न को कहा जाता है कंप्रेस। क्या था? कंप्रेस, है ना। एलपीजी क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी को कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है। गर्म करने पर ये फैलते हैं और इन्हें दबाना यानी कि दबाना लगभग असंभव होता है। कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब संपीड़ित होना यानी कम जगह में समा जाना। तो ये तो इनका ना तो गलनांक होता है ना क्वथनांक होता है, इनका होता है क्रांतिक ताप। क्या होता है बेटा? क्रांतिक ताप। अब इस बात को याद रखना, क्रांतिक ताप जो है हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक, तब तक हम इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इसमें आणविक संरचना क्या है? तो अणुओं के बीच का खाली स्थान बहुत कम होता है। भाई पीछे बताया गया, ये ठोस होते हैं, इनको संपीड़ित कम किया जा सकता है क्योंकि इनके अणु जो है बहुत पास पास होते हैं, यानी कि इनका घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है।
तो अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है, अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और अणु अपनी जगह पर केवल कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। किसमें? ठोस में। जैसे बर्फ, मोम, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि, ये सब क्या है? आपस में इनके अणु कंपन करेंगे। ठीक है। वहीं पर आणविक संरचना की बात करें द्रव में, भैया अणुओं के बीच का खाली स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होता है और अणु एक दूसरे के करीब होते हैं और इनके आकर्षण बल भी बहुत कम होते हैं। इन अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। इनमें जो अणु होते हैं, जैसे हमने बताया था अभी पीछे ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी गति में क्या होता है? एक अणु चलता रहता है। ठीक है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ब्राउनी गति कर रहा है अपनी गतिज ऊर्जा को, ठीक है, बढ़ा रहा, या जितना ज्यादा चलेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा चलेगा। तो वैसे भी चलते रहते, क्योंकि उनमें बंधन जो है, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब इसकी बात करें द्रव में, तो इनका जो है जल, दूध, तेल, पारा और ये सब क्या है? उदाहरण है। गैस की बात करें आणविक संरचना के, तो इनके अणु के स्थान निश्चित नहीं होते, ये सभी दिशाओं में तीव्र गति करते हैं, यानी कि ये ऐसे गति करेंगे, ये एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं, विपरीत रहते हैं। ठीक है। ये बर्तन हो गया, तो ये सब बाहर की ओर भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बाहर की ओर भागने, यानी कि इनमें आकर्षण बल नहीं है, इनमें प्रतिकर्षण बल समझ लो होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैस के उदाहरण है। बेटा इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको नेक्स्ट हेडिंग समझाएंगे, जिसमें आपका पूरा लेसन कंप्लीट होगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, अच्छी लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।